चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, लॉर्ड एलिनबर्ग से रिलेटेड। वो होगा सक्सेशन ऑफ लॉर्ड एलिनबर्ग। ठीक है, लॉर्ड एलिनबर्ग का जो सक्सेशन होता है, इन्हें पद से हटा दिया जाता है और इनकी जगह पर नेक्स्ट जो ऑफिसर्स नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं, उनका नाम होता है हेनरी हार्डिंग। तो यहाँ पे अब अपॉइंट किया जाता है हेनरी हार्डिंग को 1844 में। और उसके पहले अगर बात की जाए तो इन्हें जो पोस्ट से हटाया गया, इन्हें जो पद से हटाया गया इन 1844, उस बात को, उस कंडीशन को समझते हैं। इन 1844 लॉर्ड एलिनबर्ग वॉज रिकॉल्ड बाई द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इन्हें वापस बुला लिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया दो बोर्ड बनते थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर्स यानी स्वामी मंडल और संचालक मंडल। तो संचालक मंडल के जो लोग थे, जिसमें 24 मेंबर्स हुआ करते थे, लगभग 24 सदस्य हुआ करते थे, अब उनका जो मत था, उनका जो विश्वास था, उसमें मतभेद आने लगे थे। किसके प्रति? लॉर्ड एलिनबर्ग के प्रति। ठीक है, लॉर्ड एलिनबर्ग की जो अनियमित विद्वता थी, जो इरेटिक जीनियसनेस थी, उसको लेकर अगर इनके अंदर क्या हो गया है, एक प्रकार से मतभेद पैदा हो गया है। उसको लेकर के एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा डाउट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, किसकी विद्वता को लेकर, किसकी विद्वानता को लेकर? लॉर्ड एलिनबर्ग की। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है क्या, इन 1844 लॉर्ड एलिनबर्ग वाज रिकॉल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिफर्ड from him on points of administration and distrusted his erratic genius। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य जो है वो अब इनकी जो सूझबूझ है उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, और साथ ही उनका जो प्रशासन की तरीके थे, पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो चुका था। और यही कारण रहा है। ही वो सक्सीड बाई विलियम बर्ड इन 1844। तो सबसे पहले 1844 में विलियम बर्ड को नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी या कुछ समय के लिए नियुक्त होते हैं। फाइनली इन 1844 में ओनली अ वेटरन सोल्जर सर हेनरी हार्डिंग, तो इसके बाद नियुक्त किया जाता है एक काफी योग्य और काफी एक्सपीरियंस्ड आर्मी ऑफिसर को, सोल्जर को, जिसका नाम था हेनरी हार्डिंग। तो हेनरी हार्डिंग को भेजा जाता है, जो कई सारे आर्मी कैंपेन्स की अगर बात करें तो उनका एक्सपीरियंस उसे होता है। जैसे कि हम बात करें वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, वाटरलू का जो कैंपेन हुआ था, उसका भी, उस युद्ध में भी उन्होंने मौजूदगी उनकी रही थी। पेनिनसुलर वॉर जो हुआ है, प्रायद्वीपीय जो युद्ध हुआ है, ठीक है, उसमें भी उनकी जो है भागीदारी रही थी। वाटरलू का जो युद्ध हुआ है, अगर उसकी बात करें तो वो फ्रांस या नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई थी, हार हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से भेजा जाता है किसे, लॉर्ड जो भेजे गए हैं हेनरी हार्डिंग को, जो एक अच्छे खासे आर्मी के जनरल माने जाते हैं, एक अच्छे खासे आर्मी के सोल्जर माने जाते हैं, तो उन्हें भेजा जाता है। इट वॉज फेल्ट इन इंग्लैंड that after overcoming all kind of power in the region, the fall of a great Sikh nation was near। तो यहाँ पर ये समझा जाता है, ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स के द्वारा ये उन्हें फील होता है कि जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में सारे के सारे क्षेत्र को, सारे के सारे रूलर्स को या साम्राज्यों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, जीत लिया है। ठीक है, बस कुछ ही समय बचा है कि जो एक महान सिख साम्राज्य है वो भी समाप्त होने वाला है, और उसे भी हम क्या करने वाले हैं, कॉन्कर करने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्हें भेजा गया था कि जो सिख साम्राज्य है उसे भी अपने कंट्रोल में करने के लिए, उसे भी कॉन्कर कर लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब जो पॉलिसी मेकर्स थे, ब्रिटेन में बैठे हुए जो लोग थे, वो समझ चुके थे कि लगभग सारे रीजन्स जीत चुकी है ब्रिटिश फोर्स, लगभग सारा इंडिया कैप्चर कर चुके हैं। बस एकमात्र साम्राज्य बचता है, जो कि बचता है सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर, और सिख एम्पायर को ही कॉन्कर करना है, सिख साम्राज्य को ही जीतना है। इसी उद्देश्य से ये भेजते हैं किसे, सर हेनरी हार्डिंग को, और सर हेनरी हार्डिंग इंडिया में अपॉइंट होते हैं। उसी के बाद से आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसकी, लॉर्ड एलिनबर्ग की। तो लॉर्ड एलिनबर्ग 1842 टू 44 होता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सिख साम्राज्य के शासक थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी डेथ होती है 1839 में, 1839 में, और 1839 में जो डेथ होती है वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर होती है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे,
काफी फ्रिक्वेंटली और काफी कम समय में ही क्या होने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं, और उनकी भी डेथ होने लग जाती है। जैसे हमने बोला 7 उनके पुत्र थे और कई उनकी जो क्वींस वगैरह थी उनको लेकर जो है पावर को लेकर उनमें विवाद पैदा होता है। तो ये जो चीजें हैं वो शुरू हो जाती है सिख साम्राज्य में, और सिख एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। अब हम देखते हैं सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात की जाए तो महाराजा रणजीत सिंह डाइड इन 1839 एंड आफ्टर द सिख स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग लाहौर वाज टोर्न बाय डिसेशंस बिटवीन द राइवल प्रिंसेस, जनरल्स, मिनिस्टर्स एंड क्वींस। तो अब जो लाहौर है वो एक प्रकार से गढ़ बन गया है जहां पर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, और कई जनरल्स हैं, कई सारी क्वींस हैं, कई सारे प्रिंसेस हैं जो एक दूसरे के राइवल हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, जो अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, गद्दी पर बैठना चाहते हैं। ठीक है, वहीं हम जनरल्स की बात करें, सेना नायकों या सेनापतियों की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करें, तो ये लोग भी काफी ज्यादा देखा जाए तो पोस्ट को लेकर या पद को लेकर काफी ज्यादा राइवलरी इनके अंदर थी। ठीक है, दीज फूलिश सक्सेसर्स आउस्टेड द स्किलफुल यूरोपियन जनरल्स इंडक्टेड बाई लेट महाराजा रणजीत सिंह फ्रॉम देयर कमांड्स इन द सिख आर्मी। अब ये जो लोग थे इन लोगों के कारण से जो योग्य यूरोपियन सोल्जर्स थे, जो योग्य यूरोपियन ऑफिसर्स थे जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अपॉइंट किया गया था, वो एक तरह से क्या होते हैं, यहाँ से दूर हटने लगते हैं, यहाँ से साइड होने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो योग्य यूरोपियन सोल्जर्स थे वो सिख आर्मी से हटने लग जाते हैं धीरे धीरे। द सुप्रीम मिलिट्री पावर ऑफ द टाइम गॉट वेस्टेड इन पंचायत। और एक समय पर जो इंडिया में एक मजबूत मिलिट्री पावर थी, एक मजबूत सैन्य शक्ति थी, वो धीरे धीरे से क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है, धीरे धीरे से कमजोर होने लग जाती है और पंचायत में बढ़ जाती है। ठीक है, महाराजा वो सक्सीडेड बाय हिज सन खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बाद अगला सक्सेसर कौन बनता है, खड़क सिंह बनते हैं। लेकिन खड़क सिंह जो थे वो काफी योग्य नहीं थे, और वो अगर देखा जाए तो उदासीन और आलीशान जीवन व्यतीत किया करते थे। ठीक है, तो क्या होता है कि उन्हें एक तरह से जहर दे दिया जाता है उन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा, ऐसा इतिहासकारों को के द्वारा ये फैक्ट बताए गए हैं, ये बातें बताई गई हैं। तो जो मिनिस्टर थे ध्यान सिंह, उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जहर दे दिया जाता है खड़क सिंह को, और जहर देने के लगभग 11 मंथ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो पॉइजन के कारण, जहर के कारण डेथ हो जाती है किसकी, खड़क सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह वो सक्सीडेड बाय हिज सन खड़क सिंह हु वाज डिपोज्ड विद इन मंथ्स of remaining in power. He was later poisoned to death and was replaced by his son नोनिहाल सिंह। और इनके बाद इनके पद को कौन संभालते हैं, नोनिहाल सिंह। ठीक है, और ये जो पूरा टाइम होता है लगभग 11 मंथ का, जहर देने के बाद से लेकर और इनकी डेथ तक का, इस समय पर भी सारा का सारा प्रशासन इनके पुत्र नोनिहाल सिंह के द्वारा और जो मिनिस्टर ध्यान सिंह थे उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, डोगरा मिनिस्टर इनके होते हैं ध्यान सिंह, जो सारा काम संभालते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इवेंट यहाँ पे हो जाते हैं। और अब नौनिहाल सिंह की बात की जाए तो अपने पिता की मृत्यु के एक दिन बाद ही नौनिहाल सिंह की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है अंडर मिस्टीरियस सर्कम सेंटेंसेस। तो काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो मिस्टीरियस कंडीशन में मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर एक पत्थर गिरते हैं, कुछ चट्टानें इनके ऊपर गिरती हैं बिल्डिंग से, और जिसके कारण इन्हें चोट लगती है अपनी गर्दन पर, और फिर काफी ज्यादा मिस्टीरियस कंडीशंस में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नौनिहाल सिंह की डेथ हो जाती है अचानक से, और उनके पहले इनके पिता खड़क सिंह की डेथ हो गई थी। अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो फिर नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं वो शेर सिंह बनते हैं, जो कि पुत्र थे किसके, रंजीत सिंह के। तो नेक्स्ट जो रंजीत सिंह के पुत्र थे शेर सिंह, उन्हें बनाया जाता है अगला शासक। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं के कजिन के द्वारा उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। देन क्या होता है कि जो डोगरा शासक थे, जो डोगरा रूलर्स थे, और जो दूसरे जो महत्वपूर्ण लोग थे वहां के, जिन्हें सिंध बालिया कहा जाता है, तो सिंध बालिया और डोगराओं में एक प्रकार से पद को लेकर और पोस्ट को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और डोगरा जो देखिए यहाँ पे रिलीजन का भी बात आ जाती है, क्योंकि डोगरा जो थे वो हिंदू थे और सिंधबालिया जो थे वो सिख थे। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है इंटरनल मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में। और फाइनली जो डोगरा रूलर्स थे, डोगरा जो मिनिस्टर्स थे, उनके सपोर्ट से दिलीप सिंह अगले क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूलर जो बनते हैं वो दिलीप सिंह बनते हैं लगभग 8 या 9 ईयर की एज में, और उनकी रीजेंट नियुक्त की जाती है उनकी माँ, जिनका नाम था जिंद कौर।
जिंद कौर जो थी वो महाराजा रंजीत सिंह की सबसे लास्ट पत्नी थी, सबसे लास्ट वाइफ थी, जो सबसे यंग भी थी, सबसे कम उम्र की भी थी। ठीक है, तो इन्हीं का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था दिलीप सिंह, जो लगभग 8 या 9 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है और पंजाब का महाराजा बनता है। ठीक है, ये इवेंट लगभग होता है 45 में, 1845 के लगभग उन्हें नियुक्त किया जाता है, 1843 के लगभग। और फिर हम देखते हैं कि इसी दौरान अंग्रेजों और सिखों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लग जाते हैं, विवाद पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, और इस कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक रीजन क्या होता है, इस बात को समझें। 1843 में हमने अभी डिस्कस किया, 1843 में सिंध को एनेक्स कर लेते हैं अंग्रेज लोग। इससे अंग्रेज काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, अंग्रेज अपने आप को काफी ज्यादा ऊर्जावान समझने लग जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ये कोशिश करते हैं कि सिख साम्राज्य को भी कॉन्कर कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सिख फोर्स थी, जो दल खालसा सेना थी, वो एक प्रकार से देखा जाए तो डर में थी, एक प्रकार से देखा जाए तो भय में थी, और एक दुश्मनी इनके अंदर आ चुकी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। दोनों के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे वो खत्म हो चुके थे और बॉर्डर पे काफी ज्यादा टेंशन आ चुकी थी। ठीक है, यहीं पर क्या होता है कि फिरोजपुर जो एक बॉर्डर वाला क्षेत्र आता है दोनों के बीच में, वहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपना एक आर्मी कैंट बना देते हैं, अपनी एक छावनी बना देते हैं। ठीक है, और इसको लेकर के एक विवाद पैदा हो जाता है, इसको लेकर एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और दोनों के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाता है। और जो पहला एंग्लो सिख वॉर था, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया 1845 टू 46, इस युद्ध में सिख सेना की हार हो जाती है, सिख आर्मी हार जाती है। और सिख आर्मी जब हारती है, देन 1846 में 1846 में एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर की संधि होती है और इस लाहौर की संधि के कारण कई सारा नुकसान सिख साम्राज्य को भुगतना पड़ता है, जैसे कि सिख लॉस जम्मू कश्मीर, हजारा एंड सम टेरिटरीज इन जालंधर दोआब। तो जालंधर दोआब की बात की जाए, जो एक इंपॉर्टेंट रीजन था, एक मुख्य क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, जो काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था जालंधर दोआब। जालंधर दोआब की बात की जाए तो ब्यास और रावी वाला जो क्षेत्र था उसे कहा जाता है, वो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिश अपने नियंत्रण में कर लेते हैं जिसे बोलते हैं जालंधर दोआब, जालंधर दोआब। ठीक है, हाँ, काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। आई थिंक ये जो जालंधर दोआब था, ये सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच के क्षेत्र को शायद कहा जाता है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया, आप लोग थोड़ा सा चेक करिएगा। तो जालंधर दोआब अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हजारा इनके लगभग कंट्रोल में हो जाता है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर बेच देते हैं किसे, डोगरा शासक को, और इस तरह से इन्हें काफी ज्यादा अमाउंट मिल जाता है, काफी ज्यादा मॉनेटरी सक्सेस इन्हें मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा सतलज रिवर का जो मेन एरिया था, साउथ ऑफ द सतलज वर लॉस्ट बाय महाराजा दिलीप सिंह। सतलज के साउथ का जो भी एरिया था जिस पर सिख क्लेम करते थे, जिस पर महाराजा दिलीप सिंह का दावा था, वो भी किसे मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। जो भी एरिया था जिस पर क्लेम किया, देखिए सतलज के साउथ का एरिया तो ब्रिटिशर्स का ही था, लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे जिसपे सिख क्लेम किया करते थे। ठीक है ना, तो वो क्षेत्र भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में मिल जाता है। 1.5 करोड़ वाज पेड टू ब्रिटिश एज वॉर इंडेमिनिटी। तो एक युद्ध में जो हर्जाना लगाया गया है, युद्ध हर्जाना जो लगाया जाता है वो लगभग 1.5 करोड़ का लगाया जाता है। ठीक है, द आर्मीज ऑफ द पंजाब वर नाउ टू नॉट मोर देन 20,000 हॉर्स। अब जो सिख सेना थी उसे 20,000 से भी कम, 20,000 से ज्यादा हॉर्सेस नहीं रखने की उन्हें बात कही जाती है। 20,000 से ज्यादा हॉर्स नहीं रख सकते अपनी सेना में। King agreed that he would not appoint any Europeans in service without the consent of British। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की अनुमति के बिना, अंग्रेजों से डिस्कशन किए बिना यूरोपियंस को अपने सेवा में, अपनी सेनाओं में नियुक्त नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ये इस बात पर जो रूलर हैं वो एग्री हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा जाता है, पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है, और अंग्रेजों का धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लग जाता है सिख साम्राज्य में। ठीक है, यहाँ पे महाराजा दिलीप सिंह को ही एज अ किंग अपॉइंट किया जाता है। रानी जिंद कौर जो उनकी मां थी, उनका रीजेंट अपॉइंट किया जाता है। लाल सिंह को वजीर नियुक्त किया जाता है, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जिसका नाम हेनरी लॉरेंस था उसे लाहौर में अपॉइंट कर दिया जाता है, लाहौर में नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि कि वो पूरी तरह से देखरेख कर सके, सारे के सारे पॉलिटिकल मामलों में अपना इंटरफेयर कर सके। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है।
और इस तरह से वजीर लाल सिंह को बनाया गया। वजीर जो लाल सिंह था वो अंग्रेजों का एक तरह से सपोर्टर था, अंग्रेजों का एक तरह से सहायक था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। हालांकि हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसके समय पर हुआ, हेनरी हार्डिंग के टाइम पर। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल के ऊपर जिसका नाम है हेनरी हार्डिंग।